दोस्तों, रिटायरमेंट हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। पर्टिकुलरली आज की डेट में जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए पेंशन स्कीम्स थी वो बंद कर दी है। प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए ऑफ कोर्स हमारे पास में कोई सिक्योरिटी सिस्टम्स पहले से नहीं थी। पाश्चात्य देशों की तुलना में हमारे पास में रिटायरमेंट लाइफ या पेंशन ये एक आमतौर पर बहुत बड़ी समस्या रही है। इस समस्या को सुलझाने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल पेंशन स्कीम या एनपीएस का इंट्रोडक्शन किया था कुछ सालों पहले, और उस नेशनल पेंशन स्कीम या एनपीएस के खूबियों के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। दोस्तों, हालांकि मैंने बताया आपको कि हम खूबियों के बारे में बात करेंगे, अंत में मैं आपको नेशनल पेंशन स्कीम के या एनपीएस के प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताने वाला हूं, और तब आप सही से आकलन कर पाओगे कि आपके लिए एनपीएस अच्छी है या आपने एनपीएस में निवेश नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एनपीएस के बारे में डिटेल जानकारी नहीं देने वाला हूं। मतलब एनपीएस का मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है, उनके रिटर्न्स क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसमें कैसे इन्वेस्टमेंट की जाती है, इसके बारे में काफी सारे वीडियोस ऑफ कोर्स आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे, तो उसके ऊपर हम लोग बात ज्यादा नहीं करेंगे। थोड़ी सी जानकारी जरूर हम लेंगे, लेकिन हम लोग जो बात करेंगे इस वीडियो में वो एक पर्सपेक्टिव के बारे में, एक थॉट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, जो थॉट प्रोसेस आपको ये समझने में आसान करेगी कि आपने एनपीएस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या आपने एनपीएस से बचना चाहिए। दोस्तों, मैं ये शब्द जवाबदारी के साथ यूज कर रहा हूं कि आपने एनपीएस के साथ बचना चाहिए क्या। तो दोस्तों, देखते रहिए, वीडियो के अंत में मैं बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव आपको देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले ऑफ कोर्स थोड़ी सी जानकारी एनपीएस के बारे में। नेशनल पेंशन स्कीम पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड अथॉरिटी ने इंट्रोड्यूस की है। मतलब काफी पुरानी है, अभी नया कुछ नहीं है उसमें। हम सभी लोग जानते हैं, उसके टैक्स बेनिफिट्स के बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो एनपीएस लोगों के लिए क्यों अट्रैक्टिव है मैं आपको बताता हूं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इससे एक पेंशन सिस्टम आप खुद के लिए तैयार कर सकते हो, खुद के लिए एक रिकरिंग इनकम आप रिटायरमेंट के बाद में शुरू कर सकते हो। इसकी वजह से एक अट्रैक्टिव चीज है। दूसरी चीज, अट्रैक्टिव लोगों की होने की वजह यह भी है कि इसमें कोई टैक्स बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तीसरी चीज जो है वो आपका एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉयर भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करता है आपके साथ साथ। तो हालांकि ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये कुछ कंपनियों के लिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एप्लीकेबल है, जहां पर आपकी कंपनी आपके साथ साथ एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूट करती है और आपका एक कॉर्पस बढ़ते जाता है। दोस्तों, ये तो चीजें हुई एनपीएस किस तरह से चलता है और क्या क्या है एनपीएस। लेकिन एनपीएस के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तब बात होती है अभी के पीरियड की। अभी के पीरियड के मतलब एनपीएस के अंदर दो पीरियड होते हैं, एक होता है एक्यूमुलेशन पीरियड और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन पीरियड। एक्यूमुलेशन पीरियड मतलब जब हम पैसा जमा कर रहे होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन पीरियड मतलब तब जब हम उससे पेंशन लेने वाले हैं, वो पीरियड। दोस्तों, हम जब भी बात करते हैं एनपीएस के बारे में तब हम अभी के बेनिफिट्स की बात करते हैं। अभी के बेनिफिट्स मतलब मेरा एम्प्लॉयर कितना उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, या फिर मुझे कितना टैक्स बेनिफिट उसके अंदर मिल रहा है, या फिर उसके अंदर जो फंड्स है वो फंड्स ने कितने रिटर्न्स दिए। इन चीजों की हम लोग आमतौर पर बात करते हैं। हम हालांकि जब पेंशन मिलने वाली है उसके ऊपर या एनपीएस से आपको जब पेंशन मिलने वाली है उसके ऊपर हम लोग अभी ज्यादा बात करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। दोस्तों, रियल कैच यहीं पर है, और वो कैच बहुत ज्यादा आपके लिए रिस्की हो सकती है। इसके लिए भी ये समझना जरूरी है। लेकिन थोड़ा सा उसके पहले ऑफ कोर्स एनपीएस के बारे में, टीयर 1 टीयर 2 एनपीएस की एक साथ बात करूंगा आज। लेकिन हम लोग जो बात करेंगे आखिर में वो टीयर 1 के लिए एप्लीकेबल होगी, क्योंकि ये जो पर्सपेक्टिव मैं आपको देने वाला हूं वो पर्सपेक्टिव टीयर 1 के बारे में होने वाला है। तो दोस्तों, जब एनपीएस की बात आती है हम लोग उसमें अलग अलग फंड्स है, इक्विटी फंड हुए, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड हुए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड हुए, या लाइफ साइकिल फंड्स हुए। लाइफ साइकिल फंड मतलब वो फंड होते हैं जो आपकी एज के हिसाब से कितना पैसा इक्विटी में जाना चाहिए और कितना पैसा डेट में जाना चाहिए ये डिसाइड करते हैं। इक्विटी फंड आपका पूरा पैसा इक्विटीज में डालते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स आपका पैसा पूरा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डालते हैं, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाले फंड्स आपका पूरा पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डालते हैं, मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डालते हैं। दोस्तों, अगर मैं इनके परफॉर्मेंस की बात करूं पिछले कुछ दिनों में, तो इनके परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छे हैं। जैसा इक्विटी फंड्स ने जो रिटर्न्स दिए हैं, मैं आमतौर पर बता रहा हूं आपको, एग्जैक्ट आंकड़े नहीं बता रहा हूं, लेकिन अगर मैं इक्विटी फंड्स की बात करूं तो आपको 18 से 20% के बीच में इन फंड्स ने रिटर्न्स दिए हुए हैं। लाइफ साइकिल फंड्स की अगर मैं बात करूं तो लाइफ साइकिल फंड्स के अंदर जो रिटर्न्स आए
वो करीब करीब 11% से लेके 18% तक आए हैं। सालाना रिटर्न्स की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो 11% जहां पर रिटर्न्स आते हैं वहां पे लाइफ साइकिल के अंदर इक्विटी की मात्रा कम होती है, डेट की मात्रा ज्यादा होती है। लाइफ साइकिल का अगला पड़ाव जो होता है उसमें इक्विटी थोड़ा बढ़ जाता है, डेट थोड़ा कम हो जाता है, और आखिरी पड़ाव जो है उस आखिरी पड़ाव में इक्विटी सबसे ज्यादा होता है, डेट काफी कम होता है। आप इसको म्यूचुअल फंड के जो हाइब्रिड फंड है उस तरह से देखिए। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स के अंदर 8, 8.5 से 9% रिटर्न्स इसमें बने हुए हैं, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाले जो फंड्स है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वाले जो फंड्स है, उसमें आमतौर पर 7 से 8% के बीच में रिटर्न्स मिले हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर कोई खराबी नहीं है, ये एकदम अच्छी चीज है। हालांकि एनपीएस के अंदर चार्जेस भी कम है, तो ये भी एक अच्छी चीज है। हालांकि चार्जेस आपके काफी कम जाते हैं, मैनेजमेंट के चार्जेस उसमें काफी कम है, इसकी वजह से भी ये एक अच्छा प्रोडक्ट बनता है। दोस्तों मैं अगले पड़ाव पर आता हूं, जहां पर हम लोग ये बात करेंगे कि क्या होता है आपके उम्र के सुपर एन्युएशन के बाद में, मतलब आपकी उम्र के 60वें साल के बाद में। आप सभी को पता होगा कि आपकी उम्र जब 60 की हो जाती है तब आपका जो कॉर्पस अभी तक एक्यूमुलेट हुआ है एनपीएस के अंदर, उसमें से आप पूरा पैसा नहीं निकाल सकते हो। आप जो पैसा उसमें से निकाल सकते हो वो है 60% वाली अमाउंट। 40% अमाउंट आपकी एनपीएस के अंदर लॉक हो जाती है आपकी पूरे लाइफ के लिए। उसके ऊपर दोस्तों मैं वापस आता हूं, 40% अमाउंट का क्या होता है और यहीं पर एक्चुअल कैच है। उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो 60% अमाउंट आपको मिलती है वो पूरी टैक्स फ्री होती है। वो बहुत अच्छी चीज है एनपीएस के अंदर में, बहुत अट्रैक्टिव फीचर ये है कि 60% अमाउंट आपको, पर्टिकुलरली मैं टियर 1 वाले एनपीएस की बात कर रहा हूं, टियर 2 वाले एनपीएस में आपकी ये जो 60% वाली अमाउंट है वो टैक्स फ्री नहीं होती है। उसमें जो 80cc वाले टैक्स बेनिफिट है वो भी आपको नहीं मिलते हैं। लेकिन हम लोग, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि टियर 1 की बात कर रहे हैं, तो टियर 1 में टैक्स बेनिफिट भी है, ये 60% वाली अमाउंट आपकी टैक्स फ्री भी होती है। दोस्तों मैं आपको उस मुद्दे के ऊपर लाना चाह रहा हूं जहां पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि समझ लीजिए किसी की अमाउंट एनपीएस के अंदर इतने सालों में एक्यूमुलेट हुई है, लेट से 2 करोड़ रुपया। तो 2 करोड़ रुपए में से आप खाली 60% अमाउंट खाली निकाल पाओगे। तो दोस्तों 2 करोड़ का 60% हुआ, मतलब हुआ 1 करोड़ 20 लाख रुपया। इसका दूसरा मतलब यह है कि आपका 80 लाख रुपया ये आपको एनपीएस के अंदर ही रखना पड़ेगा। ये 80 लाख रुपए के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आपका जो 80 लाख रुपया है, ये 80 लाख रुपया आपका कंपल्सरीली जाता है एन्युटी में। एन्युटी का मतलब है ऐसी स्कीम्स जहां पर आपको अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज, जहां पर ये आपका पैसा चला जाएगा 80 लाख रुपया, और ये इंश्योरेंस कंपनी आपको पेंशन देगी उस पैसे के ऊपर, उस 80 लाख रुपए के ऊपर। हालांकि आप 40% के ऊपर भी वहां पर पैसा रख सकते हो, लेकिन कम से कम आपको 40% रखना ही है। आप अगर आपका 40% निकालना चाहो तो आप नहीं निकाल पाओगे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये पैसा आपका कंपल्सरीली एन्युटी में जाएगा, और ये एन्युटी आपको दी जाएगी अलग अलग लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के माध्यम से। तो तब आपका एन्युटी का जो रेट है, एन्युटी का रेट तय करने वाली होगी ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। दोस्तों आज की डेट में एन्युटी का जो रेट है वो करीब करीब 6, 6.5, 7% हो सकता है, उसके बियॉन्ड एन्युटी का रेट नहीं जाता है। मान लीजिए आज से 15 साल के बाद इकोसिस्टम में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घटकर हुए 4% या 3.5%, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आज से 15 साल के बाद में आपका एन्युटी का रेट हो सकता है 3.5% या 4%। इसका मतलब ये भी है कि आपका जो 80 लाख रुपया एन्युटी के अंदर गया है, उसके ऊपर आपको जो रिटर्न्स मिलेगा या आपको जो पेंशन मिलेगी वो खाली 3.5-4% से ही मिलने वाली है। जो भी एन्युटी का रेट तब तय किया जाएगा इन इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा, उस एन्युटी के रेट से ही आपको एन्युटी लेनी है। एन्युटी के ऑफ कोर्स अलग अलग ऑप्शंस हो गए, एन्युटी फॉर लाइफ, एन्युटी सर्टेन फॉर 10 इयर्स, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, लेकिन वो एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है कि एन्युटी के ऑप्शंस क्या है, मैं उसमें अभी नहीं जा रहा हूं। मेरा मुद्दा दोस्तों ये है आज की डेट में कि जो पैसा आपका एन्युटी के अंदर जा रहा है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपका 80 लाख रुपए वाला अमाउंट विल बी एट द मर्सी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। दोस्तों जो भी रेट तब अवेलेबल है या एप्लीकेबल है, उसमें आपको पेंशन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे हिसाब से है। दोस्तों जब इस ओपन इकोसिस्टम में, इस ओपन आर्किटेक्चर में आपके पास ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल है
जहां पर आप उससे कई बेटर रिटर्न्स के साथ एक खुद के लिए पेंशन स्कीम तैयार कर सकते हो, तब आपने इस एन्युटी ऑप्शन में जो आज की डेट में 6-7% पे, बाद में पता नहीं कितने परसेंटेज पे रहेगी, उसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है आपके लिए। आज की डेट में जो अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है म्यूचुअल फंड के अंदर जो एक सुविधा दी हुई है SWP वाली, उस सुविधा में आप कम से कम 8 से 9%, 10% तक भी SWP के माध्यम से एक खुद के लिए पेंशन बना सकते हो। हालांकि ये फंड्स ग्रो भी होते हैं करीब करीब 12% से। तो दोस्तों, आपने ये ऑप्शन चुनना है जहां पर एक ओपन आर्किटेक्चर है, जहां पर आपके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो मुझे कितनी एन्युटी लेनी है, या फिर आपको जाना है एनपीएस के अंदर जहां पर आपका पैसा लॉक होने वाला है, और लॉक होने के बाद में इट विल बी एट द मर्सी ऑफ दिस लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। ये आपको तय करना होगा। तो दोस्तों, जहां तक आपका डिसीजन मेकिंग का सवाल है, मेरा कहना यह है आपके लिए कि आपका जो डिसीजन मेकिंग होना चाहिए वो खाली आपके लिए एटीसी के अंदर कितना पैसा बच रहा है या जो ऊपर के 50,000 रुपए के ऊपर आपका टैक्स बेनिफिट होता है उसके बेसिस पे आप मत लीजिए, या फिर उनके फंड्स में कितने रिटर्न्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे मत लीजिए। आप इमेजिन करिए कि 60 साल के बाद में आपके पैसों के साथ क्या होने वाला है, उसके बेसिस पे आपको, अगर आज की डेट में आपके पास कोई ऑप्शंस अवेलेबल है, अगर आपके लिए एनपीएस लेना कंपलसरी नहीं है, तो मेरा ये ख्याल है कि आपने इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए कि आप एनपीएस ले या फिर आप दूसरे अदर अल्टरनेटिव्स तलाशें। दोस्तों, इसी तरह से अलग अलग जानकारियों के लिए, नई नई जानकारियों के लिए हमारा सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए, नोटिफिकेशन का आइकन भी प्रेस कीजिए, सो दैट आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते जाएंगे और थोड़ी सी ऑफबीट जानकारी मैं आपके लिए लाने की कोशिश करूंगा। जुड़े रहिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.